Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 44 देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले वही कनकरेंसी कंट्रोल पे हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि कनकरेंसी कंट्रोल क्या है। कनकरेंसी का मींस मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप जब मल्टीपल यूजर सेम डेटाबेस को आप एक ही टाइम पे एक्सेस करेंगे तो उसका मतलब कनकरेंट एक्सेस है। ठीक है, कि मल्टीपल यूजर्स सेम डेटाबेस को एक टाइम पे एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स की बात है। आइए अब ये देखें, हमने कहा था कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं कनकरेंसी कंट्रोल में, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। ठीक है, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका ट्रांजैक्शन एक ऑब्जेक्ट को अपडेट करती है and another transaction reads this updated value but later the first transaction is aborted। ठीक है, सो देखें आपके पास दो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। पहली ट्रांजैक्शन ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने ऑब्जेक्ट को अपडेट किया है और दूसरी ट्रांजैक्शन ने उस अपडेटेड वैल्यू को रीड किया है। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर बाद आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड हो गई है। ठीक है, खत्म हो गई है, कैंसिल हो गई है। सो आपके पास ये जो प्रॉब्लम आता है इसको अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक हो गया, एक एक ट्रांजैक्शन ने अपडेट किया, जब दूसरी ट्रांजैक्शन ने रीड किया उस अपडेटेड वैल्यू को, तो आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड हो गई है। ये इसका पूरा कंसेप्ट ये है। ठीक है, अब ये इसने पूरा एक टेबल से इसने बताया भी हुआ है। ठीक है, आप इसको खुद से देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट इसका दे दिया है। आगे चलते हैं, इनकंसिस्टेंट एनालिसिस। ठीक है, सेकंड इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या कब आता है, व्हेन वन ट्रांजैक्शन ऑपरेट्स ऑन मेनी रिकॉर्ड्स। जब आपके पास एक ट्रांजैक्शन मैनी रिकॉर्ड्स पे परफॉर्म ऑपरेट होगी। ठीक है, मीन वाइल एंड अदर मॉडिफाइज सम ऑफ देम अफेक्टिंग रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कि आपके पास जब एक ट्रांजैक्शन मैनी रिकॉर्ड्स पे परफॉर्म होगी और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर देगी। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ द अफेक्टिंग रिजल्ट ऑफ फर्स्ट, कि दूसरी दूसरी ट्रांजैक्शन ने क्या किया, पहली ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को मॉडिफाई किया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है और जो सेकंड वाली है उसने फर्स्ट के रिजल्ट्स को मॉडिफाई किया है। ये आपके पास इसकी वजह से इनकंसिस्टेंट एनालिसिस जो है वो क्रिएट होता है प्रॉब्लम। और ये भी इसने यहाँ पे टेबल दी है और इसने सारा क्या एक्सप्लेन किया है कि क्या आपके पास इस तरह से होता है। अब ये बात करता है कि concurrent control mechanism has to make sure that these problems do not occur in the database। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, how the CC solve the problem that arises when database is not properly controlled। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि आपके पास सीरियल एग्जीक्यूशन होती है। ये इसका आंसर के कनकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम्स को कैसे जो है सॉल्व करता है, उसका फर्स्ट आंसर सीरियल सीरियल एग्जीक्यूशन है। सीरियल एग्जीक्यूशन में क्या होता है, ठीक है, कि ट्रांजैक्शंस आपके पास आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंटल ऑर्डर। ठीक है, पहले एक ट्रांजैक्शन आपके पास परफॉर्म होती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस में आपके पास ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, देखें यह बात कर रहा है कि एक ट्रांजैक्शन की ऑपरेशंस पहले आपके पास जो एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद क्या होता है, सॉरी, आपके पास एक ट्रांजैक्शन के सब ऑपरेशंस पहले एग्जीक्यूट होते हैं फॉलोड बाय ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एंड लाइक दैट। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन के सब ऑपरेशंस जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से सीक्वेंटल ऑर्डर में आपके पास ट्रांजैक्शंस जो है ना सीरियल एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। यहाँ पे ये बात कर रहा है शेड्यूल और हिस्ट्री। शेड्यूल और हिस्ट्री इज द लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम वन और मोर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, शेड्यूल के आपके पास कि
एक और दो ट्रांजैक्शंस के जो ऑपरेशंस हैं, लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, उनको आप शेड्यूल या हिस्ट्री कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। ठीक है, कि डिफाइन शेड्यूल और हिस्ट्री, तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं उनको आप शेड्यूल और हिस्ट्री कहते हैं। अब शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस को। जाहिर सी बात है, लिस्ट है तो एक ऑर्डर को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब ऑपरेशन का ऑर्डर सेम होना चाहिए शेड्यूल में जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर है। ठीक है, शेड्यूल फॉर अ सीरियल एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ सीरियल शेड्यूल। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, डिफाइन सीरियल शेड्यूल। सो सीरियल एग्जीक्यूशन का जो शेड्यूल है उसको आप सीरियल शेड्यूल कहते हैं। अब इस तरह, सो इन अ सीरियल शेड्यूल all operations of one transaction are listed followed by all the operations of other transactions। वही है कि सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि एक एक ट्रांजैक्शन के सब ऑपरेशन लिस्टेड होंगे, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन के सब ऑपरेशंस लिस्टेड होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू ट्रांजैक्शंस देन वी कैन हैव टू डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स। अगर आपके पास दो ट्रांजैक्शंस हैं तो आपके पास दो डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स होंगे। ये एग्जांपल दे रहा है टी ए टी बी टी बी टी ए। ठीक है, सीरियल शेड्यूल 2 टेबल में। इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बता रहा है, different serial schedules of the same transactions may result in different final state of the database। ठीक है, एक सेम ट्रांजैक्शन का डिफरेंट शेड्यूल्स, ठीक है, डिफरेंट फाइनल स्टेट आपके पास उनका उनकी वजह से डिफरेंट फाइनल स्टेट आएगी डेटाबेस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेम ट्रांजैक्शन की डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स है। ठीक है, उनकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, वो आपके पास उनकी वजह से फाइनल स्टेट आपके पास डिफरेंट आएगी डेटाबेस की। ठीक है, लेकिन ये आपके पास गारंटी की जाती है कि जो सीरियल शेड्यूल है वो आपको डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट में लेके आएगा। ठीक है, in other words, the three problems of concurrency that we studied earlier will not occur if a serial schedule is followed। So जब आप सीरियल शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो जो प्रॉब्लम है ऊपर अपडेट का प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम, वो आपके पास प्रॉब्लम्स अकर नहीं होंगे। अब सीरियल शेड्यूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस को इंश्योर करता है। ठीक है, सीरियल शेड्यूल इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। अब बात कर रहा है यहाँ पे कि क्या हमें सीरियल शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। ये कह रहा है यहाँ पे आंसर नो। रीजन क्या है, ठीक है, रीजन इसकी क्या है, बैडली अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई सीरियल शेड्यूल इज नॉट प्रेफर्ड, सो आपने यहाँ पे लिखना है कि इट इज, इसका आंसर ये है, इट इज बैडली अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, उसमें क्या है कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन एक सीरीज की फॉर्म में है, ठीक है, एक सीक्वेंटल ऑर्डर में है, सो आपको ट्रांजैक्शंस को वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंटल जो आपके पास है सीरियल शेड्यूल है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये आपका एक, अगर मैं पहले कह चुका हूं कि व्हाई सीरियल शेड्यूल इज नॉट प्रेफर्ड, सो आपने ये इसका आंसर लिखना है कि सिंस दे विल हैव टू वेट फॉर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू एग्जीक्यूट, तो इस वजह से आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अब आपके पास therefore serial schedules are not preferred for execution, इसलिए सीरियल शेड्यूल जो हैं वो आपके पास प्रेफर नहीं होते। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे इंटरलीव शेड्यूल की। दूसरा आ गया, इंटरलीविंग में क्या होता है कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की जो ऑपरेशंस है उनको इंटरमिक्स किया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और इंटरमिक्स्ड। आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को इंटरमिक्स करते हैं। However, the internal order of the operation is not changed during the intermixing। आपने ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशन को तो इंटरमिक्स कर दिया, लेकिन जो ऑर्डर है
वो आपने चेंज नहीं किया। अब आगे क्या है, इंटरलीविंग शेड्यूल प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन सिंस कंट्रोल इज स्विच्ड अमंग ट्रांजैक्शंस। सो ऑन वन साइड इट मेक्स अ बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, and on the other hand, if one transaction is stuck or halted due to some reason, the processing can go on with other transactions. So ये better किस वजह से है कि इसकी एफिशिएंट एग्जीक्यूशन है, ये बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज करता है कि आपके पास स्विचिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, इसको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता, जो कि ऊपर हमें सीरियल शेड्यूल में जो है प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। सो आपके पास ट्रांजैक्शन जो है वो स्टक नहीं होती है, वो रुकती नहीं है, हाल्टेड नहीं होती, ठीक है, प्रोसेसिंग आपके पास ट्रांजैक्शंस की चलती रहती है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड इंटरलीव शेड्यूल्ड, ठीक है। सो आप प्रेफर जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो आप इंटरलीविंग शेड्यूल इज एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, आप इसको एफिशिएंट एग्जीक्यूशन करते हैं और आप इसको प्रेफर करते हैं। आगे चलते हैं, और इंटरलीव शेड्यूल्स और प्रेफर्ड, ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस ड्यूरिंग कंकरेंट एक्सेस ऑफ द डाटा, वो कौन सी है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिंग, ठीक है, कि कंकरेंट एक्सेस में डिफरेंट सिचुएशंस हमें अकर होती हैं, वो कौन सी हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ट्रांजैक्शन रीडिंग सेम ऑब्जेक्ट, और डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिंग सेम ऑब्जेक्ट एंड वन और ऑल राइटिंग इट, ठीक है। तो ये तीन किस्म की आपको सिचुएशन से आपको फेस करना पड़ता है। पहली दो तो खैर कह रहा है कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन जो थर्ड है वो आपके पास कंकरेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब थर्ड सिचुएशन ने क्या किया, कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। द थर्ड सिचुएशन की वजह से कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन का कंसेप्ट आया, द ऑपरेशन दैट आर एक्सेसिंग द सेम ऑब्जेक्ट एंड वन ऑफ देम राइटिंग द ऑब्जेक्ट, द ट्रांजैक्शन दैट कंटेन कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आर कॉल्ड कंफ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस। मैंने यहाँ पे लिखा है डिफाइन कंफ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस। सो जो वो ट्रांजैक्शंस जो कि कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कंटेन करती हैं, उनको आप कंफ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अब उसमें क्या है, ठीक है, अब आपको कंफ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस का ख्याल करना है, इनका आपने टेक केयर करना है, ठीक है। सो अब कंफ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आप सीरियलाइजेबिलिटी के कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, अब अच्छा, व्हेन अ इंटरलीव शेड्यूल इज serializable, an interleave schedule is said to be serializable if its final state is equivalent to some serial schedule, ठीक है। कि आपके पास इंटरलीव आपके पास सीरियलाइजेबल कब होगा, जब आपकी जो फाइनल स्टेट है वो किसी सीरियल शेड्यूल में आएगी, ठीक हो गया। ये आपने थोड़ा देख लेना है कि उसकी, देखिए हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, एक इंटरलीव शेड्यूल पढ़ा था, दूसरा हमने सीरियल शेड्यूल पढ़ा था। तो इंटरलीव आप कब उसको आप सीरियलाइजेबल कहते हैं, जब उसकी फाइनल स्टेट एक सीरियल शेड्यूल में आ जाती है। अब सीरियलाइजेबल शेड्यूल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ शेड्यूल इन विच कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आर इन सीरियल ऑर्डर, ठीक है। जब कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस एक सीरियल ऑर्डर में होंगी तो उसको हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा है डिफाइन सीरियल शेड्यूल। तो अच्छा, द सीरियलाइज ये भी है, इसको उठाकर मैं इधर ले जाता हूँ, और द सीरियलाइजेबल शेड्यूल इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, वो इस डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल। आगे इंपॉर्टेंट बात जो कर रहा है वो कि सीरियलाइजेबल टेक्स केयर ऑफ द इनकंसिस्टेंसीज ओनली ड्यू टू द इंटरलीविंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। वो उन्हीं इनकंसिस्टेंसीज को लुक आफ्टर करेगा जो कि इंटरलीविंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से अकर होती हैं, ठीक हो गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि वो उन्हीं के इनकंसिस्टेंसी को देखेगा जो कि इंटरलीविंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से अकर होती है। CC mechanism is to ensure serializable of the schedules। अच्छा,
Generating serializable schedule involves taking care of only conflicting operations. ठीक है, जब आप serializable schedule जनरेट करेंगे तो आपने conflicting operations को मतलब उनको आप जो है ना उनको देखते हुए आप serializable schedule जनरेट करते हैं. अब यहाँ पे बात कर रहा है कि सीरियलाइजेबिलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी अप्रोचेज हैं. ठीक है, हाउ सीरियलाइजेबिलिटी इज इंप्लीमेंटेड. सो इसका आंसर है लॉकिंग और टाइम स्टैंपिंग. ये दो आपके पास मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप सीरियलाइजेबिलिटी को आप इंप्लीमेंट करते हैं. लॉकिंग है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपने लॉक किया prior to performing any operation. ठीक है, लॉकिंग इज मेंटेन्ड बाय द ट्रांजैक्शन मैनेजर और मोर प्रिसाइसली लॉक मैनेजर. ठीक है, लॉक मैनेजर के थ्रू आप लॉकिंग परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लॉकिंग को मेंटेन करते हैं. ठीक है, ट्रांजैक्शंस अप्लाई लॉक ऑन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ट्रांजैक्शन आपके पास ऑब्जेक्ट्स पे लॉक अप्लाई करती हैं. ड्यूरिंग द टाइम when an object is locked, it is available for operation only to the transaction that has got the lock on that object to the lock manager. ठीक है, सो आपके पास ड्यूरिंग द टाइम जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास लॉक हुआ है ठीक है, तो इट इज अवेलेबल फॉर ऑपरेशन ओनली टू द ट्रांजेक्शन दैट हैज गॉट द लॉक ऑन दैट ऑब्जेक्ट थ्रू लॉक मैनेजर. ठीक है, वो आपके पास उसी टाइम आपके पास ऑपरेशन के लिए अवेलेबल होगा जब उस ट्रांजैक्शन के पास उस ऑब्जेक्ट का लॉक होगा. ठीक है, हैज ट्रांजैक्शन दैट हैज गॉट द लॉक ऑन दैट ऑब्जेक्ट. जब उस ऑब्जेक्ट का उसने लॉक हासिल कर लिया है सो वो ट्रांजैक्शन उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेगी. अनदर ट्रांजैक्शन नीड्स टू परफॉर्म सम ऑपरेशन. ठीक है, इसलिए जब आपके पास अब देखिए एक ट्रांजैक्शन ने तो लॉक हासिल कर लिया है, उसने हैज गॉट द लॉक, लेकिन अगर आप कोई दूसरी ट्रांजैक्शन अब आपके पास उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेगी सो उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट पे लॉक जो है ना एक्वायर कर चुकी है. अब कोई और ट्रांजैक्शन आएगी, अनदर ट्रांजैक्शन आएगी, सो उसको वेट करना पड़ेगा. इसलिए जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो आपके पास वेट स्टेट में एंटर होगी. जब आपके पास पहली ट्रांजैक्शन का जॉब कंप्लीट होगी, लॉक को रिलीज करेगी, देन सेकंड आइटम गेट्स द लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देन इट कैन प्रोसीड. ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन ने अपना काम खत्म किया, उसने लॉक को रिलीज किया. अब सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो अपना लॉक एक्वायर करेगी और इस तरह अपना जो काम प्रोसीड करेगी. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन परफॉर्म टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स, रीड और राइट. ऑब्जेक्ट पे ट्रांजैक्शंस दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं. ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट, रीड और राइट. दैट इज accordingly there are two types of locks as well, a read or shared lock and a write or exclusive lock. ठीक है, what are two types of lock? ठीक है, सो दो किस्म के लॉक्स कौन से हैं, एक रीड और शेयर्ड लॉक है और दूसरा राइट और एक्सक्लूसिव लॉक है. A transaction applies lock according to the nature of operation that performs on a particular object. ठीक है, सो आपके पास वो एक ऑब्जेक्ट पे ट्रांजैक्शन जो है ना जो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिहाज से आप लॉक अप्लाई करेगी. ठीक हो गया. सो अब ये देखते हैं कि अगर तो आपके पास ट्रांजैक्शन टी बी अप्लाइज अ लॉक ऑन, अगर एक ट्रांजैक्शन ने ऑब्जेक्ट ओ पे लॉक अप्लाई किया है तो लॉक मैनेजर पहले देखेगा कि ओ फ्री है, जिस ऑब्जेक्ट पे लॉक लगना है. इफ फ्री देन टीबी गेट्स द डिजायर्ड लॉक ऑन ओ. ठीक है, अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट ओ फ्री होगा तो टीबी आपके पास इस पे लॉक एक्वायर कर लेगी. अगर आपके पास ओ ऑलरेडी लॉक है तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है टी ए, ठीक है, वो उसके लिए लॉक मैनेजर कंपैटिबिलिटी ऑफ लॉक को चेक करेगा. The one that has already been assigned and the one that has been applied now. अब देखें ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, वो ऑलरेडी लॉक है. अब आप दोबारा उस पर अप्लाई कर रहे हैं लॉक,
सो अब दोनों लॉक्स की आपस में कंपैटिबिलिटी चेक होगी। ठीक है, अब कंपैटिबिलिटी क्या है कि द कंपैटिबिलिटी ऑफ लॉक मींस that if the two locks from two different transactions may exist at the same time, ठीक है, कि अब आपके देखे ना कि एक लॉक में लॉक की कंपैटिबिलिटी का मतलब यही है कि दो लॉक्स टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के वो एक टाइम पे क्या सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंपैटिबिलिटी का टेबल है, ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने इसको देखना है कि रीड के लिए यस है, ठीक है, राइट के लिए फिर आपके पास नो नो है। ठीक है, रीड के लिए जब यस और राइट के लिए नो। ठीक है, मैं इस टेबल को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इफ ट्रांजैक्शन ए हैज गॉट अ रीड लॉक ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजैक्शन बी अप्लाइज फॉर द रीड लॉक, बी विल बी ग्रांटेड दिस लॉक। ठीक है, अगर ए पे रीड लॉक लगा है, यस है, ठीक है, मतलब रीड लॉक लगेगा। ठीक है, और बी क्या कर रही है, बी ट्रांजैक्शन रीड लॉक के लिए अप्लाई कर रही है, सो आपके पास बी को ये लॉक ग्रांटेड हो जाएगा, बी ये लॉक क्योंकि रीड पे यस है। ठीक है, इट मींस टू रीड लॉक्स आर कंपैटिबल विद ईच अदर, दैट इज दे कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एमसीक्यूज में, टू रीड लॉक्स आर कंपैटिबल विद ईच अदर। ठीक है, कि दो रीड लॉक्स जो है वो एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, therefore two or even more than two transactions can read an object at the same time. Other cells contain no। ठीक है, बाकी जो सेल्स है उनमें नो लिखा हुआ आ रहा है, तीनों में, एक दो तीन। ठीक है, इट मींस दीज लॉक्स आर नॉट कंपैटिबल। जिनमें नो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये लॉक्स आपके पास कंपैटिबल नहीं है। If transaction has got a write lock on an object and another transaction applies for a read or write lock, the lock will not be granted and the transaction applying for the lock later will have to wait. So जब आपके पास सेकेंड ट्रांजैक्शन रीड या राइट के लिए अप्लाई करेगी तो फिर आप उसको लॉक ग्रांटेड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर एक देखें एक ट्रांजैक्शन पे राइट का लॉक लगा है पहले, अगर दोबारा ट्रांजैक्शन आती है सो उस पे आपके पास रीड और राइट के लिए दोबारा लॉक उसको ग्रांटेड नहीं होगा, उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने इसको थोड़ा समझ लेना है। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन मैं इसको अच्छी तरह समझाना चाहता हूं कि देखिए एक ट्रांजैक्शन है उस पर रीड लॉक लगा हुआ है, अब दोबारा कोई ट्रांजैक्शन आएगी रीड और राइट के लिए उसको लॉक मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे यस है। अब एक ट्रांजैक्शन है उस पर राइट का लॉक लगा है, ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन आएगी तो उस पर अब रीड या राइट का लॉक नहीं लगेगा। ठीक है, ये टेबल ये आपके पास पूरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये था लॉक्स के बारे में। अब आगे समरी आप इसको खुद देख लें, वही बातें कनकरेंसी कंट्रोल की और वो सारी बातें रिवाइज की हैं, आप इसको खुद देख सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस जो कोर्स का, लेक्चर नंबर 45। और इंशाल्लाह अगर आप ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।